90s में इंडी पॉप म्यूजिक अपने पीक पे था। अलीशा चिनाय, दलेर मेहंदी, लकी अली और फाल्गुनी पाठक के एल्बम्स की सेल लाखों में जा रही थी। रिकॉर्डिंग लेबल्स भी जम के पैसा कमा रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी खुल चुकी थी, जिससे वॉकमैन, टेप रिकॉर्डर और म्यूजिक सिस्टम अफोर्डेबल हो गए थे। घरों में कलर टीवी और केबल कनेक्शन आम बात हो गई थी और यूथ बिजी था एमटीवी देखकर अपने फेवरेट गानों का मिक्स टेप बनवाने में। इतनी कैसेट्स बिक रही थी कि उस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैसेट मार्केट इंडिया का था। और फाइनली ऐसा लग रहा था कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड से एक अपनी अलग पहचान बना लेगी। पर कुछ ही सालों में ये यूफोरिया खत्म सा हो गया। पॉप म्यूजिक की जगह रिमिक्सेस ने ले ली और हमारे फेवरेट सिंगर्स या तो गायब हो गए या तो मूवीज में गाने लगे। और हम सबके पास बस रह गए थे के मेमोरेबल गाने और बहुत सारा नॉस्टैल्जिया। पर इंडी पॉप म्यूजिक का ये हाल हुआ कैसे? क्या इसके पीछे सच में कुछ म्यूजिक लेबल जिम्मेदार हैं या कहानी कुछ और है? नाइनटीन 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन करी। And I am going to use this crisis to begin a process of structural change, जिससे कैसेट प्लेयर और वॉकमैन का इंपोर्ट सस्ता हो गया और यंग जनरेशन का एक्सपोजर हुआ इंटरनेशनल म्यूजिक से। अब उन्हें फिल्मी म्यूजिक बोरिंग लगने लगा था। उसी टाइम इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा और उसके साथ बढ़ी हमारी इनकम भी। मार्केट में नए तरह के म्यूजिक की डिमांड बढ़ने लगी और हमेशा की तरह डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो हुआ। बाय चांस टी सीरीज, जो अपने रिलीजियस म्यूजिक और पायरेटेड हिंदी सॉन्ग्स के कारण पहले से ही कैसेट मार्केट में था, उसने और बाकी लेबल्स ने मिलकर इस डिमांड को पूरा करना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब एक के बाद एक नए आर्टिस्ट लॉन्च हो रहे थे, जिन्होंने पॉप, फ्यूजन और इंडियन रीजनल म्यूजिक में कई सारे हिट गाने बनाए। जैसे फाल्गुनी पाठक ने गुजराती फोक, बाबा सहगल ने हिप हॉप, लकी अली ने सूफी रॉक और दलेर मेहंदी ने पंजाबी पॉप। और इनको साथ मिला एमटीवी और वीटीवी जैसे चैनल से, जहां इनके गाने फ्री में चलाए जाते थे। चैनल्स को ऐड मिलते थे और आर्टिस्ट को पब्लिसिटी। एल्बम्स की सेल लाखों में जा रही थी। इवन दलेर मेहंदी के एल्बम बोलो तारा रारा की सेल 2 करोड़ क्रॉस कर गई थी, जिसमें से 10 लाख की सेल तो सिर्फ केरला में हुई थी। जहां एक तरफ कैसेट्स की रिकॉर्ड सेल हो रही थी, वहां दूसरी तरफ इनकी पायरेसी भी बढ़ रही थी। दुकानों में अलग अलग एल्बम्स के गानों के मिक्स टेप मिल रहे थे, वो भी काफी कम प्राइस में। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दलेर मेहंदी का नेक्स्ट एल्बम तुनक तुनक बेहद पॉपुलर होने के बाद भी सिर्फ 60 लाख कॉपीज ही बेच पाया। अब इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां कैसेट्स वैसे भी सस्ती थी, वहां पे पायरेसी म्यूजिक लेबल के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। पायरेसी से बहुत नुकसान हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का। जैसे आज हमारा कैसेट बहुत बिकता था पहले, आज कैसेट नहीं बिकता। उसी टाइम मार्केट में एक पुराने एंटरटेनमेंट का मीडियम नए फ्लेवर के साथ वापस आया और वो था एफएम रेडियो। 2001 में एफएम और टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कॉपीराइट एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड का काम था एफएम और टीवी रेडियो पे चलाए जाने वाले गानों का रॉयल्टी रेट फिक्स करना, जिससे उन्हें गाने चलाने के लिए बार बार म्यूजिक लेबल से नेगोशिएट ना करना पड़े और गाने ब्रॉडकास्ट करने पर लेबल्स को एड रेवेन्यू का एक फिक्स परसेंटेज दिया जा सके। यहां लेबल्स ने डिमांड करी 20% एड रेवेन्यू की, पर कॉपीराइट बोर्ड ने इसे फिक्स करा सिर्फ 2% पर, जो बहुत ज्यादा कम था। अब लेबल्स जो म्यूजिक प्रोडक्शन से लेकर उसकी मार्केटिंग तक का सारा खर्चा उठाते थे, उनके सामने अब नए चैलेंजेस थे। उन्हें अब प्रॉफिट बनाने के लिए एक दूसरे से कंपीट तो करना ही था, पर साथ में उन्हें अब पायरेसी और कॉपीराइट लॉ से भी लड़ना था। और शायद वो लड़ भी लेते, क्योंकि पायरेसी और म्यूजिक रॉयल्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई देशों में चल रही थी। पर हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम था जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं था, और वो था बॉलीवुड। आपको तो पता ही है, आइडियाज और ट्रेंड चुराने में बॉलीवुड का कोई कंपैरिजन नहीं। साउथ इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड मूवीज या पंजाबी गाने, बॉलीवुड ने सब कॉपी किया है। और अब इसी बॉलीवुड की नजर इंडी पॉप पे भी थी। रिकॉर्डिंग लेबल्स के लिए भी बॉलीवुड के साथ टाई अप आसान था, क्योंकि एक्टर से लेकर गानों के प्रोडक्शन तक का सारा खर्चा फिल्म प्रोड्यूसर का होता था और लेबल्स का काम रिकॉर्डिंग और थोड़ा बहुत मार्केटिंग का था। अब आप सोचेंगे कि खर्चे तो इसके अलावा भी होते थे, जैसे सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर से काम कराने का खर्चा और इनकी रॉयल्टीज। तो यहाँ पे इन लेबल्स को सपोर्ट मिला लॉ का।
इंडियन कॉपीराइट लॉ म्यूजिक से मिलने वाली रॉयल्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें करीब 50% अमाउंट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को मिलता है और बाकी सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर को, जिसे पब्लिशिंग राइट कहते हैं। इंपॉर्टेंटली इसमें सिंगर्स नहीं आते, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है जिसे परफॉर्मेंस राइट कहा जाता है। मतलब सिंगर्स को रॉयल्टीज नहीं मिलती और उनकी अर्निंग गाने की फीस और लाइव परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। इसीलिए आजकल के सिंगर्स लाइव परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ने इस लॉ को चेंज कर दिया और फिल्म म्यूजिक से मिलने वाले पब्लिशिंग राइट पे पहला हक फिल्म प्रोड्यूसर का माना। अल्टीमेटली म्यूजिशियंस को मिलने वाली रॉयल्टी बंद हो गई और वो अर्निंग के लिए पूरी तरह म्यूजिक लेबल पे डिपेंडेंट हो गए। अर्ली 2000 में FM, टीवी और पायरेसी का असर छोटे म्यूजिक लेबल्स पे दिखने लगा और मैग्ना साउंड जैसी कंपनीज जो सिर्फ इंडी पॉप म्यूजिक प्रोड्यूस करती थी बंद हो गईं और वही लेबल सरवाइव कर पाए जो फिल्म म्यूजिक में पहले से ही थे। धीरे धीरे इंडी पॉप सिंगर्स जैसे मोहित चौहान, के शान ने भी अपना फोकस बॉलीवुड प्लेबैक की तरफ शिफ्ट कर दिया। फाइनली 2012 में कॉपीराइट लॉ में जरूरी अमेंडमेंट्स आए और गानों से फिल्म प्रोड्यूसर को मिलने वाली रॉयल्टी वापस से म्यूजिक कंपोजर्स और राइटर्स को दे दी गई। पर सबसे बड़ा चेंज आया सस्ते इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने से। आज यूट्यूब, स्पॉटिफाई, सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे गाने सुनना फ्री है, जिससे लोगों को पायरेटेड सीडीज और इलीगल डाउनलोड्स करने की जरूरत नहीं रही। म्यूजिक रिकॉर्ड करना काफी सस्ता है और अपने YouTube चैनल के थ्रू आर्टिस्ट खुद से पॉपुलर भी हो सकते हैं। लाइव परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे सिंगर्स की कमाई बढ़ रही है और इन लेबल्स पे डिपेंडेंसी कम। इन शॉर्ट, इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड स्टेज पे लाने का वो सपना जो 90s का इंडी पॉप नहीं कर पाया, शायद ये न्यू एरा ऑफ इंडियन म्यूजिक कर पाए।